क्लास 12 आज हम हमारा अगला पाठ शुरू करेंगे जिसका शीर्षक है जूझ और रचनाकार है आनंद यादव जी। आनंद यादव जी का मूल नाम आनंद रतन यादव है। वे मराठी साहित्य के प्रसिद्ध कथाकारों में से एक हैं। उन्होंने साहित्य जगत और पाठकों के बीच आनंद यादव से लिखा था। उन्होंने उपन्यास कविताओं के साथ साथ समालोचनात्मक निबंध भी लिखे थे। उन्हें अपनी रचनाओं के लिए पुरस्कृत भी किया गया है। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है और उन्हें जूझ जो उपन्यास हमें पढ़ना है, उस उपन्यास के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो अब हम देखेंगे कि जूझ जो रचना है, इस रचना में रचनाकार ने हम तक कौन सी बात पहुंचानी चाहिए या फिर इस पाठ का उद्देश्य क्या है। जूझ शीर्षक एक लड़ाई का प्रतीक है और यह लड़ाई उस पात्र की है जो कि इस रचना का मुख्य पात्र है, जिसका नाम है आनंदा। और ये जो रचना है, ये कथाकार ने आत्मकथात्मक शैली में लिखी है, अर्थात अपनी कथा के रूप में इस उपन्यास को लिखा गया है और ये अब बहुचर्चित और बहुप्रशंसित भी हुई है। इस पाठ में दिखाया गया है कि किस तरह से आनंदा का मन, जो मुख्य पात्र है, जो बालक है, उसका मन किस तरह से पाठशाला जाने के लिए ललायित रहता है, परंतु पारिवारिक जो दुविधाएं हैं, जो कठिनाइयां हैं, उन कारणों के कारण वो अपनी इच्छा की पूर्ति नहीं कर पाता है और अपनी इच्छा की पूर्ति में वो बाधा महसूस करता है। यहाँ आनंदा के पिता हैं और उनकी माँ है। उनके जो पिता हैं वे स्वयं तो घूमते हैं, स्वयं अपना जो दिन है वो घूमकर और समय बेकार में बर्बाद करके वो बिता देते हैं, पर वो आनंदा को घर गृहस्थी के काम में उलझा कर रखते हैं ताकि वो स्वयं समय बर्बाद कर सके। पर यहाँ आनंदा की जो माँ है वो आनंदा का समर्थन करती है, आनंदा की जो इच्छा है उसे पूरा करना चाहती है। वो उसे अपने बेटे को पाठशाला ले जाना चाहती है और वो चाहती है कि मेरा बेटा 7वीं कक्षा तक पढ़ पाए। और इसी क्रम में वो जो गांव के जो एक प्रभावशाली व्यक्ति है दत्ताजी राव, उनके पास जाती है आनंदा और उनकी माँ, और वो दोनों जाकर उन्हें अपनी समस्या बताते हैं। और दत्ताजी राव को यह सही लगता है कि बच्चे को पढ़ाना ज़रूरी है, क्योंकि आने वाले समय में ऐसी स्थिति हो जाएगी कि बिना पढ़े लिखे हम कोई भी कार्य में नहीं जुड़ पाएंगे, या फिर उस आने वाले समय तक ऐसा हो जाएगा कि सभी को पढ़ना लिखना अनिवार्य होगा। इसीलिए वो इस बात का समर्थन करते हैं और वो कहते हैं कि आनंदा को और उनकी माँ को कि जब आनंदा के पिता आएंगे तो वो उन्हें यहाँ भेज दे। और ऐसा ही होता है। वो दोनों जाकर घर में अपने पिता से कहते हैं और उन्हें दत्ताजी राव के पास भेज देते हैं। जब दत्ताजी राव से आनंदा के पिता मिलते हैं और इस विषय में बात होती है, तो दत्ताजी राव पूरी तरह से आनंदा का समर्थन करते हुए वो कह देते हैं कि अगर वो पढ़ा नहीं सकते हैं आनंदा को, तो वो इन्हें यहाँ छोड़ जाए, वो स्वयं उन्हें पढ़ाएंगे। इस तरह से आनंदा का पाठशाला जाने की जो इच्छा होती है वो स्वीकार कर ली जाती है और वो पाठशाला जाने के लिए तैयार हो जाता है। पहले दिन पाठशाला में वो जब जाता है, उसकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि उसकी इच्छा जो वो इतने दिनों से सोच रहा है वो पूर्ण हुई है। पर उस पे भी उसके पिता जो है वो तरह तरह के शर्त लगा देते हैं कि उन्हें आनंदा को अपनी पाठशाला के साथ साथ
जो खेती का काम है वो भी देखना होगा, घर का काम है वो भी देखना होगा। अर्थात घर के काम के साथ उसे पाठशाला की पढ़ाई करनी होगी। और वो राज़ी भी हो जाता है क्योंकि इससे उसकी इच्छा पूरी होगी। और वो जब पहले दिन कक्षा में जाता है, वो 5वीं कक्षा में प्रवेश करता है और दोबारा उस कक्षा में वो बैठता है क्योंकि उस कक्षा में वो उत्तीर्ण नहीं हुआ था। और वहाँ चौहान नाम का एक लड़का है जो कि उसे उसके वेशभूषा के कारण मजाक उड़ाता है और आनंदा का मन बहुत दुखित हो जाता है और वो सोचने लगता है कि वह कल से पाठशाला नहीं जाएगा। पर फिर उसकी मुलाकात एक और बच्चे से होती है जो कि जिसका नाम बसंत पाटिल है और वो बहुत ही होशियार लड़का है। और आनंदा जब उस बच्चे से मिलता है और उससे अपनी दोस्ती बढ़ाता है तो वो उसके गुणों को भी अपने अंदर आत्मसात करता है। अर्थात हमें अपने मित्र भी ऐसे ही बनाने चाहिए जो कि हमें अच्छे गुण दे, हम उनसे अच्छे गुण ले पाए। तो यहाँ पे लेखक ने ये भी संदेश दिया है कि हमें मित्रता अच्छे गुण वाले लोगों से करनी चाहिए या फिर हमें मित्रता में अच्छे गुण आदान प्रदान करनी चाहिए। क्योंकि कहानी का शीर्षक है जूझ, इसीलिए पूरी कहानी में हम शुरुआत से देख रहे हैं कि किस तरह से आनंदा ने अपनी पढ़ाई के लिए एक लड़ाई लड़ी है और वो उस लड़ाई में विजय होकर पाठशाला में प्रवेश कर चुका है। पर पाठशाला में भी उसे अपनी लड़ाई को जारी रखना है और अपनी पढ़ाई के माध्यम से उसे आगे बढ़ाना है। तो वो अपने साथी के साथ, वसंत पाटिल के साथ, वो पढ़ाई में अच्छा भी हो जाता है और वह होशियार, उसकी तरह ही होशियार होने की उसके अंदर चाह आती है। उसके साथ साथ यहाँ बताया गया है कि एक उनके पाठशाला में जो मराठी अध्यापक हैं वे उन्हें मराठी कविताएं पढ़ाया करते थे और वे पढ़ाते समय उन्हें गा कर पढ़ाया करते थे और जिससे कि आनंदा प्रभावित होता था और आनंदा के अंदर भी कविताओं को पढ़ने की इच्छा उत्पन्न हुई और वो भी कविताओं को इसी तरह से आनंद लेकर पढ़ना शुरू करता है। और इसी क्रम में वो कविताएं पढ़ना ही नहीं बल्कि कविताओं को लिखना, स्वयं अपनी कविता बनाना भी शुरू करता है और इस तरह से वो कविताएं लिखने लगता है। और जब वो पाठशाला नहीं जाता है, कहीं खेती का काम कर रहा है या फिर कहीं और बैठा हुआ है, तो वो अगर उसके दिमाग में कोई कविता आती है तो वो किसी भी चीज़ से उस कविता को लिखने का प्रयास करता है। जैसे किसी पत्थर से वो ज़मीन पे हो, इस तरह से वो अपनी कविताओं को लिखना शुरू करता है। और जब इतनी उत्सुकता उसके अंदर आ जाती है कि वो अपनी कविताएं कब जाकर अपने मास्टर जी को दिखाएगा। इसी तरह से वो रविवार को अगर कविता लिखता है तो रविवार को वो दिखा ना पाने की इच्छा में वो क्या करता है, वो अगले दिन सोमवार का इंतज़ार करता है और ये इंतज़ार उसे जब भारी लगता है तो वो रविवार की रात को ही अपने मास्टर जी के घर जाकर अपनी कविता दिखाता है। धीरे धीरे वो कविता में निपुण भी होता जाता है, उसे लय, छंद, अलंकार का ज्ञान होने लगता है और वो सुंदर ढंग से कविताओं का निर्माण, कविताओं को रचने लगता है। इस तरह से दिखाया गया है कि किस तरह से बच्चा अपनी जो खूबियां हैं उसकी ओर आकर्षित स्वयं हो जाता है और उस ओर वो प्रयास करने पर उस पर वो अमल भी कर लेता है और उस हुनर को वो आगे तक जारी रख सकता है। तो ये है इस रचना का सारांश। तो इस रचना के माध्यम से हमने देखा कि किस तरह से एक बालक अपने जीवन क्रम में जूझ अर्थात लड़ाई के माध्यम से अपने लक्ष्य तक वो पहुंचता है और अपने लक्ष्य के लिए वो मेहनत भी करता है, बल्कि इतनी बाधाएं उसके लक्ष्य के क्रम में, लक्ष्य की राह में आते हैं पर वो हार नहीं मानता है और अपने लक्ष्य तक वो पहुंचता है। तो इस तरह से कहानीकार ने हमें ये संदेश देना चाहा है। तो ये है कहानी का मूल उद्देश्य कह सकते हैं, जो कि
अभी हमने देखा। तो इस कहानी में लेखक ने आनंदा के संघर्ष की मार्मिक चेतना को पाठक के सामने जीवंत कर दिया है और यह एक किशोर के जो बालक है उसके देखे और भोगे हुए गांव के जीवन का एक यथार्थ रूप प्रस्तुत करता है जिस पर हम विश्वास कर सकते हैं। ये विश्वसनीय भी है। तो इस तरह से उन्होंने दिखाया है कि किस तरह से गांव के जीवन में किस तरह से एक बालक को अपने लक्ष्य, अपनी पढ़ाई के लिए किस तरह से समस्याओं और बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। तो ये है इस कहानी का मूल भाव या फिर मूल उद्देश्य। धन्यवाद।